हेलो स्टूडेंट, आज हम तरंग प्रकाशिकी एवं हाइगेंस का सिद्धांत जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ था, आज हम उसका टॉपिक ले रहे हैं। किसी माध्यम की तुलना में सघन माध्यम में प्रकाश का वेग। उस दिन आपने जो है हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के बारे में आपने जाना था। आज हम जानेंगे कि विरल माध्यम की तुलना में सघन माध्यम में प्रकाश का वेग। तो देखिए, मीडियम आपके दो लिए गए हैं। एक मीडियम आपका लिया गया है विरल माध्यम, एक लिया गया आपका सघन माध्यम। दोनों में क्या करना है आपको कि माध्यम में प्रकाश का वेग क्या आपका होगा वो आपको निकालना है। तो देखिए, चूंकि हम जानते हैं कि आपका जो मीडियम है, एक आपका विरल माध्यम, एक आपका सघन माध्यम। एक आपका एक रेयर मीडियम आपका, एक आपका है डेंसर मीडियम आपका है, डेंस मीडियम है। तो इसमें देखिए जो प्रकाश का वेग है, तो आप जानते हैं कि जो प्रकाश का वेग है, प्रकाश की जो चाल आपकी है, वो सघन माध्यम और विरल माध्यम में क्या होती है। सघन माध्यम में विरल माध्यम की तुलना में जो प्रकाश का वेग होगा वो आपकी कम होगी, और साथ ही साथ अगर आपके वो रेयर मीडियम में जाएगा यानी विरल माध्यम में जाएगा तो वहां पर प्रकाश का वेग क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इन्हीं दोनों माध्यमों में आप क्या कह रहे हैं, प्रकाश का वेग आप निकाल लो। विरल माध्यम की तुलना में सघन माध्यम में प्रकाश का वेग आपका क्या होगा। तो चूंकि हम जानते हैं क्या है कि अपवर्तनांक का मान, जो हमारा अपवर्तनांक है यन आपका है, ये दोनों माध्यमों में प्रकाश की चालों की निष्पत्ति के बराबर आपका होता है। यानी हमने पहले ही पढ़ा है कि जो आपका अपवर्तनांक को दर्शाया जाता है स्मॉल यन से दर्शाया जाता है। अगर पूछा जाए कि जो अपवर्तनांक आपका यन होता है वो किसके बराबर आपका होता है, तो आप जानते हैं कि अपवर्तनांक का मान दोनों माध्यमों में प्रकाश की चालों की निष्पत्ति के बराबर होता है, या दोनों माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। चाहे आप निष्पत्ति कहना चाहे आप अनुपात कहना, दोनों चीजें आपकी एक ही है। यानी आप क्या कर रहे हो कि किसी माध्यम की तुलना में आपके सघन माध्यम में विरल माध्यम की तुलना में सघन माध्यम में प्रकाश के वेग की आप गणना कर रहे हो कि वो किसके बराबर आपका होगा। क्योंकि हम जानते हैं क्या है कि अपवर्तनांक का मान ये आपके दोनों माध्यमों में, दोनों जो माध्यम आपके हैं, एक आपका विरल एक आपका सघन, उनकी तरंग चालों के अनुपात के बराबर होता है, यानी उनकी निष्पत्ति के बराबर होता है। स्नेल ने ये बताया हमें, स्नेल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उनके हिसाब से जो आपकी निकल के आया था sin i अपॉन sin r इज इक्वल टू यन, जहां यन हमारा क्या, यही आपका नियतांक, यही हमारा क्या नियतांक, जिसे आप अपवर्तनांक के नाम से भी आप जानते हैं। अगर आप पूछा जाए sin i अपॉन sin r इज इक्वल टू यन, जो कि आपका नियतांक है, इसे आप स्नेल का नियम भी कहते हो, क्योंकि इसे जो है इसके बारे में बताया था स्नेल ने, तो इसे आप स्नेल के नियम के नाम से भी आप जानते हैं। तो स्नेल ने क्या बताया कि sin i बटे sin r इज इक्वल टू नियतांक, यानी जो आपके i है उसकी जो कोज्या है, जो r आपकी है जो उसकी कोज्या है, ये आपके इन दोनों का जो अनुपात होगा वो यन के बराबर हो जाएगा, जो कि एक आपका नियतांक है जिसे आप अपवर्तनांक के नाम से भी आप जानते हो। तो आपने क्या जाना कि अपवर्तनांक का जो मान आपका होता है वो किस पर डिपेंड आपका करता है, दोनों माध्यमों में तरंग की जो चाल है उनकी निष्पत्ति के बराबर होता है। इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया, स्नेल ने बताया था, इसलिए इसे स्नेल का नियम भी आप कहते हो। उन्होंने बताया कि तरंग, स्नेल ने प्रकाश के अपवर्तन का प्रायोगिक अध्ययन करके बताया, ऐसे नहीं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करने के बाद स्नेल ने जो उनका कंक्लूजन था वो उन्होंने दिया कि sin i अपॉन sin r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यन हो जाएगा, जो कि आपका एक नियतांक है। यहाँ n हमारा क्या नियतांक है, इसी n को आप द्वितीय माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हो। जो यन है, अगर यन को पढ़ा जाए, यन को आप पढ़ेंगे क्या, कहते हैं कि यन जो हमारा है ये द्वितीय माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक होता है। और साथ ही साथ अब हाइगेंस ने अपने तरंग सिद्धांत से यह तो सिद्ध किया कि sin i अपॉन sin r इज इक्वल टू यन। तो देखिए, जो भी आपकी बची कुछ ही कसर थी वो हाइगेंस ने पूरा कर दिया।
हाइगेंस ने जो अपनी द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत दिया उस बेसिस पर उन्होंने सिद्ध कर लिया कि sin i अपॉन sin r इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, यन होता है, जो कि हमारा एक अपवर्तनांक है। तो हाइगेंस ने अपने तरंग सिद्धांत से सिद्ध किया ही कि sin i अपॉन sin r इज इक्वल टू यन आपका होता है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी सिद्ध किया कि नियतांक यन का मान दोनों माध्यमों में तरंग की चालों की निष्पत्ति के बराबर होता है। और साथ साथ उन्होंने ये भी बता दिया कि जो हमारा यन है ये आपका नियतांक यन है, ये दोनों माध्यमों में तरंग की चालों के निष्पत्ति के बराबर आपका होता है। यानी पहला तो उन्होंने बताया कि जो यन हमारा है वो क्या है, ये आपके द्वितीय माध्यम के सापेक्ष आपका अपवर्तनांक है। साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि 1 and 2 इज इक्वल टू sin i अपॉन sin r। ये 1 and 2 मतलब क्या, 1 मतलब हो जाएगा आपका पहला माध्यम और 2 मतलब हो जाएगा द्वितीय माध्यम, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। 1 and 2 इज इक्वल टू sin i अपॉन sin r। और यही आपके बराबर किसके हो जाएगा, जो तरंग की चाल है यानी v1 और v2 इज इक्वल टू हो जाएगा v1 अपॉन v2। ये बराबर किसके हो जाएगा, आपके नियतांक के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार ये तरंग सिद्धांत की एक आपकी अतिरिक्त उपलब्धि थी। जिन्होंने तरंग सिद्धांत दिया उनकी क्या रही, एक आपके अलग तरीके की उनकी अलग उपलब्धि जो है उनके साथ वो जुड़ गई। तो टॉपिक आपका था कि विरल माध्यम की तुलना में सघन माध्यम में प्रकाश का वेग, विरल माध्यम की तुलना में सघन माध्यम में प्रकाश का वेग आपका क्या हो जाएगा। तो आपने जाना कि जो अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक का मान आपका जो होता है दोनों माध्यमों में तरंग की चालों की निष्पत्ति के बराबर होता है। पूछा जाए कि आपके जो अपवर्तनांक का मान होता है किस पर डिपेंड करता है, कह देंगे जो दोनों माध्यम आपके हैं, दोनों माध्यमों के आपकी जो तरंगे हैं उनकी चालों की निष्पत्ति के बराबर आपका हो जाएगा, जिसके बारे में आपके स्नेल ने सबसे पहले ही बता दिया था। स्नेल ने बताया कि जो आपके n है वो इज इक्वल टू किसके होता है, sin i अपॉन sin r के इज इक्वल टू हो जाएगा। स्नेल ने क्या किया, उन्होंने इंस्ट्रूमेंटल जो स्टडीज की उसमें उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो आपके I है और R आपका है, I मतलब आपका हो जाएगा आपतन कोण की जया और R मतलब हो जाएगा आपके अपवर्तन कोण की जया। यानी आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का जो आपका अनुपात होता है वो किसके बराबर होता है, नियतांक के आपके बराबर होता है। इस नियतांक को हम किससे दर्शाते हैं, स्मॉल n से दर्शा लेते हैं। और जो यन आपका है, जो नियतांक आपका यन है, इसको कहोगे क्या, इसे कहते हैं आप द्वितीय माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक के नाम से जानते हो। इसे किस नाम से जानेंगे आप, द्वितीय माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक आप कह लोगे। और साथ ही साथ हाइगेंस, इससे पहले जो टॉपिक आपने पढ़ा था हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के बारे में, तो हाइगेंस ने सिद्ध कर दिया था अपने तरंग सिद्धांत में, बताया कि sin i अपॉन sin r इज इक्वल टू यन होता है। जो भी आपका ये फार्मूला आपके निकल के आ रहा है तभी आपका राइट है। यानी हाइगेंस ने अपने तरंग सिद्धांत में सिद्ध कर दिया कि sin i अपॉन sin r इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, यन हो जाएगा। अब साथ ही साथ उन्होंने ये भी सिद्ध किया कि जो यन का मान है ये दोनों माध्यमों की चालों की तरंगों के चालों की निष्पत्ति के बराबर होता है। और साथ साथ ये भी उन्होंने प्रूफ कर दिया कि जो आपके नियतांक यन है ये दोनों माध्यमों की जो आपकी तरंगे हैं उनकी चालों की निष्पत्ति के आपके बराबर हो जाएगा, अर्थात 1 and 2 बराबर आपका हो जाएगा sin i अपॉन sin r के। यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा sin i अपॉन sin r, जो बराबर किसके होता है, प्रकाश की जो तरंग की चालें हैं उनके अनुपात के बराबर होता है, यानी v1 अपॉन v2। और ये टोटल बराबर किसके हो जाएगा, नियतांक के हो जाएगा, जो कि हाइगेंस ने इसके बारे में पूरा आपका सिद्ध उन्होंने एक तरीके से कर लिया था। यानी 1 and 2 इज इक्वल टू sin i अपॉन sin r इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू अब क्या हो जाएगा, नियतांक हो जाएगा। तो ये क्या हुई, हाइगेंस की आपकी एक अलग प्रकार की इनके लिए डिफरेंटली जो है उन्होंने क्या किया, एक अलग जो उपलब्धि उन्होंने क्या कर लिया, हासिल कर लिया। तो ये हो गया आपके
विरल माध्यम की तुलना में सघन माध्यम में प्रकाश के वेग की आपने क्या कर लिया है, तुलना कर लिया है। इसके बाद देखिए, विरल माध्यम की तुलना में सघन माध्यम में प्रकाश के वेग के बाद जो आपका टॉपिक है कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत की पुष्टि। अब क्या करने जा रहे हो इस पॉइंट में आप, कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत की आप पुष्टि आप करने जा रहे हैं कि जो हाइगेंस ने जो तरंग सिद्धांत दिया वो उन्होंने एक्चुअली अगर सही बनाया, उन्होंने बताया कि सही नहीं बताया। तो उन्होंने माना कि पहले यदि प्रथम माध्यम वायु ले लीजिए आप, जो पहला आपका मीडियम है अगर ये आपका एयर हो जाए और जो दूसरा आपका मीडियम वो क्या ले लिया जाए, जल ले लिया जाए, तो वायु के सापेक्ष जो जल का अपवर्तनांक आपका होगा। देखिए पहला माध्यम आपका वायु है, दूसरा माध्यम आपका जल है, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक को आप दर्शाओगे किससे, AN/W से। AN/W जैसे देखा आपने कि AN/W और N आपका है अपवर्तनांक, और देखिए N के पहले जो नीचे आप बेस में आपने A लिया है, ये आपकी है वायु, A से हो जाएगा हमारा क्या, एयर हो जाएगा जो कि आपका वायु है, और W देखिए N के बाद नीचे आपका है, तो W से हो जाएगा आपका वाटर, वाटर मतलब हो जाएगा आपका जल हो जाएगा। जब इसको आप पढ़ोगे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक पढ़ोगे, यह मतलब क्या होता है अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष आपके जल का अपवर्तनांक निम्नलिखित प्रकार आपका व्यक्त होगा। अगर इसको आपको क्या करना हो, व्यक्त करना हो, तो व्यक्त कैसे करेंगे, AN/W बराबर मतलब ये वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, यानी पहला मीडियम क्या है हमारा, एयर है, एयर मतलब आपकी वायु है, और दूसरा मीडियम हमारा क्या है, W यानी वाटर जो कि आपका जल है, इज इक्वल टू हो जाएगा वायु में प्रकाश की चाल, यानी A है इसको आप लिखेंगे वायु में प्रकाश की चाल बटे कर लेना, सेकंड मीडियम हमारा क्या था, W था, तो यहाँ ले देंगे जल में प्रकाश की चाल, यानी AN/W बराबर आपका हो जाएगा वायु में प्रकाश की चाल बटे क्या हो जाएगा, जल में प्रकाश की चाल हो जाएगी। तो यहाँ हाइगेंस के तरंग सिद्धांत की पुष्टि कर रहे हैं कि अब इसकी पुष्टि में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके हमने जाना है उसको आपको साथ साथ लेके चलना है। आपने ये जाना कि अगर पहला मीडियम यदि प्रथम माध्यम आपका वायु यानी जो आपका फर्स्ट मीडियम आपने लिया वो एयर ले लिया, और दूसरा जो मीडियम हमारा है सेकेंड मीडियम वो हमारा क्या है, जल आपने ले लिया, तो जब आप वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकालोगे या उसको दर्शाना आपको होगा कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ये किसके बराबर होगा, तो आप कह देंगे AN/W के होगा। क्योंकि आपने ये जाना N के जो नीचे पहला हिस्सा आपका होता है वो प्रथम मीडियम है, पहला मीडियम आपका है, A से हो जाएगा आपका एयर, एयर मतलब हो जाएगी आपकी हवा या वायु हो जाएगी, और W के नीचे देखेंगे N के बाद देखेंगे नीचे की साइड में W आपका है, W से क्या आपका हो जाएगा वाटर, वाटर मतलब हो जाएगा जल, यानी आप निकाल ले वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकाल ले, यानी AN/W बराबर आपका हो जाएगा वायु में प्रकाश की चाल बटे क्या हो जाएगा, जल में प्रकाश की चाल हो जाएगी। अब इसके बाद यदि वायु में प्रकाश की चाल को आप C से दर्शाओ, ये मानिए आप कि जो वायु हमारी एयर है उसमें जो प्रकाश की चाल है वो क्या है, C है, और साथ साथ जो जल में प्रकाश की चाल है उसको आपने V से दर्शा दिया। वायु में जो प्रकाश की चाल है उसको आपने C से दर्शाया, जो जल में प्रकाश की चाल उसको किसने दर्शाया, V से आपने दर्शा दिया। तो आपका वायु के सापेक्ष जल के अपवर्तनांक यानी AN/W को N से प्रदर्शित करते हैं। जो हमारा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक यानी AN/W है उसको हम किससे दर्शा रहे हैं, N से दर्शा रहे हैं, जहां N हमारा क्या हो जाएगा, जल का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा, जहां N को आप क्या लोगे, ये आपका जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक हो जाएगा। क्योंकि N बराबर आप क्या जानोगे, C/V हो जाएगा, यानी इज इक्वल टू यानी अपवर्तनांक बराबर आपका C/V, C मतलब हो जाएगा प्रकाश का वेग और V क्या आपका हो जाएगा, ये जल में प्रकाश का वेग। इसके बाद देखो अगर आप V आप बाएं साइड ले आओ, N दाहिने साइड लेके जाओगे आप तो V यहाँ होगा, N आके आपका अपान हो जाएगा, या इसको लिख सकते हो V इज इक्वल टू C/N। देखिए क्या कर रहे हैं, यदि वायु में प्रकाश की चाल को आप C मान लो
और जल में जो प्रकाश की चाल उसको आप v मान रहे हो। क्या मान रहे हो? v आप ले रहे हो। तो वायु तथा वायु के सापेक्ष जो जल का आपका अपवर्तनांक है उसका जो सिंबल आपका होगा, इंडिकेटिंग जो पॉइंट आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ANW हो जाएगा। इसको अगर हम इससे दर्शाएं, केवल n से दर्शाएं, इससे दर्शा दें ANW को n से दर्शाएं, तो जहां आपका n क्या हो जाएगा? ये जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक हो जाएगा। n को आप क्या बोलोगे? जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक कह देंगे। तो n इज इक्वल टू आप C/V जानते हो, या v इज इक्वल टू क्या जानोगे आप? C/V जानोगे आप। इसके बाद देखिए, चूंकि n का जो मान आपका होता है वो किससे अधिक होता है? 1 से हमेशा अधिक होता है, इसलिए स्पष्ट है। तो जो C/V है वो किससे ज्यादा होगा? 1 से आपका ज्यादा होगा, या ऐसे कहो C ज्यादा होगा V से, या V आपका छोटा होगा आपका किससे? C से छोटा हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ जो आपकी वायु में प्रकाश की चाल तथा आपके जल में प्रकाश की चाल का जो अनुपात है वो हमेशा किससे बड़ा हो जाएगा? 1 से आपका बड़ा होगा। या इसको आप दर्शा सकते हैं कि आपके प्रकाश की जो वायु में प्रकाश की जो चाल है वो आपके किससे आपकी बड़ी होती है? हमेशा जल में प्रकाश की चाल से बड़ी होती है। या इसको ऐसे दर्शा दीजिए, v छोटा है किससे? C से। मतलब ये हुआ कि जल में प्रकाश की चाल आपकी वायु में प्रकाश की चाल से क्या होती है? आपकी कम होती है। यानी C/V इज ग्रेटर देन 1। C/V का जो अनुपात है वो 1 से बड़ा है। या आपने लिखा C इज ग्रेटर देन आपका V, मतलब C जो आपकी वायु में प्रकाश की चाल है वो किससे ज्यादा होती है? जल में प्रकाश की चाल से ज्यादा होती है। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, V इज स्मॉलर देन आपका हो जाएगा C, मतलब कि जल में जो प्रकाश की चाल है वायु में प्रकाश की चाल की तुलना में क्या होती है? आपकी कम होती है। अतः स्पष्ट है कि जल में जो प्रकाश की चाल है वो वायु में प्रकाश की चाल की अपेक्षा कैसी होगी? आपकी कम होगी। यानी जल में प्रकाश की चाल, अगर आप वायु में प्रकाश की चाल लेंगे तो जल में हमेशा जो है प्रकाश की जो चाल होगी वायु वाले में से आपकी क्या होगी? कम ही होगी। यानी वायु में प्रकाश की चाल आपकी अधिक होती है और जल में प्रकाश की चाल क्या होती है? आपकी कम होती है। इस तरीके से आपने क्या कर लिया? आपने हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत की पुष्टि आपने कर लिया है। तो इसमें 2 मीडियम आपने लिया। यदि प्रथम माध्यम आपने वायु लिया, सेकेंड आपने मीडियम क्या ले लिया? आपने जल ले लिया। दोनों में आपने वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक आपने निकाला, उसका जो अपवर्तनांक हो जाएगा ANW से आप व्यक्त करोगे उसे आप। यानी अगर कोई प्रकाश की चाल आपकी हवा से जल में आपकी जा रही हो तो उसका जो आपका सिंबल आपका हो जाएगा वो ANW आपका हो जाएगा। तो ANW बराबर हो जाएगा वायु में प्रकाश की चाल बटे क्या हो जाएगा? जल में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होगा। क्योंकि जो A आपका ये पहला मीडियम हमारा वायु है, n के बाद जो बेस में लिखा गया आधार में आपका W है, क्या है? आपका जल है। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा वायु में प्रकाश की चाल बटे क्या हो जाएगी? जल में प्रकाश की चाल हो जाएगी। अगर आप क्या करें, वायु में प्रकाश की चाल को C लीजिए आप, जल में प्रकाश की चाल को आप V मानिए, तब आपका क्या हो जाएगा? तो अब आप तब V से वायु के सापेक्ष जल के अपवर्तनांक को आप ANW को, अगर वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकालेंगे आप वहां उसको n से प्रदर्शित कर देंगे, जहां n हमारा क्या है? जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक। जहां आप n को क्या लेते हैं? जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक ले लेते हैं। चूंकि n बराबर हम क्या जानते हैं? C/V। यानी जो जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक है वो प्रकाश की चाल तथा आपके जो आप वायु C मतलब प्रकाश की वायु में प्रकाश की चाल तथा V मतलब आपका ये हो जाएगा कि जल में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर हो जाएगा। अगर आप इसको V से निकालोगे आप तो V बराबर हो जाएगा C/ क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। यानी जल में जो प्रकाश की चाल का वेग है वो बराबर हो जाएगा वायु में प्रकाश की चाल बटे क्या हो जाएगा? अपवर्तनांक आपका हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे निष्कर्ष ये मिलेगा कि जो n का मान है हमारा वो किससे हो अधिक होता है? वो 1 से अधिक होता है। यानी n का मान किससे ज्यादा होता है? आपका 1 से ज्यादा होता है।
जब एक से ज्यादा होता है तो इससे आपका स्पष्ट ये हो गया कि जो C/V है ये मान किससे ज्यादा हो जाएगा, एक से ज्यादा होगा। C/V इज ग्रेटर देन आपका 1, यानी आपके वायु में प्रकाश की चाल तथा जल में प्रकाश की चाल का अनुपात 1 से अधिक होगा। या अगर आप इसको दिखाना होगा तो ऊपर देखिए अंश में आपके C यानी प्रकाश वायु में प्रकाश की चाल है और B आप क्या है, वायु में प्रकाश की चाल है। तो जब दोनों की कंपेयर करोगे वायु में प्रकाश की चाल और जल में प्रकाश की चाल की, तो हमेशा क्या मिलेगा आपको कि जो वायु में प्रकाश की चाल है वो हमेशा जल की तुलना में वहां प्रकाश का वेग आपका अधिक होगा। क्यों अधिक होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा मीडियम वायु है वो विरल माध्यम है, वो हमारा क्या है, विरल माध्यम, वहां कोई रुकावट आपकी नहीं है। पर जैसे ही आपके प्रकाश होता है वो पानी के अंदर इंटर करता है तो वहां पे क्या, वो सघन माध्यम है, वहां पे क्या रुकावट अवरोध आपका पैदा होता है, इसलिए वहां पे जो प्रकाश की चाल हो जाएगी वो वायु वाले की तुलना में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसको अगर आप सांकेतिक रूप में दर्शाना होगा तो आप दिखा देंगे कि C इज ग्रेटर देन आपका V, मतलब प्रकाश की चाल ये किससे ज्यादा होती है, जल में प्रकाश की चाल से ज्यादा होती है। या इसको अब तक को दर्शाना होगा, कह देंगे V इज लेस देन C, मतलब ये हुआ कि जल में जो प्रकाश की चाल है वो वायु में प्रकाश की चाल की तुलना में क्या होती है, कम होती है। तो इस बेसिस पर जो हाइगेंस के तरंग सिद्धांत की पुष्टि आपने कर लिया और स्पष्ट ये हो गया कि आपकी जो प्रकाश की चाल है वो वायु में प्रकाश की चाल की अपेक्षा क्या हो जाएगी आपकी, तो जल में जो प्रकाश की चाल होगी वो वायु में प्रकाश की तुलना में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर आपको हाइगेंस के तरंग सिद्धांत की पुष्टि करना होगा तो दो मीडियम आपको ले लेना होगा, एक आप वायु ले लेंगे, एक आप क्या ले लेंगे, जल ले लेंगे। इन्हीं को लेकर के आप ये पूरा जो है प्रोसेस आप फॉलो करेंगे और आपका सिद्ध ये हो जाएगा कि तो हाइगेंस की तरंग सिद्धांत की पुष्टि आपने कर लिया। तो आज की क्लास में बस इतना ही, तो नए टॉपिक के साथ हम फिर नए क्लास में मिलेंगे।